हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th फिजिक्स क्लास। तो 11th फिजिक्स में आपका टॉपिक चला हुआ है फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन में नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज। तो देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। यहाँ पे देखो दो सरफेसेस हैं। एक तो नीचे ये जो सरफेस है इसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे। हॉरिजॉन्टल होता है जमीन के पैरेलल, ये होता है वर्टिकल, और ये होता है हॉरिजॉन्टल। जमीन के 90 डिग्री पे वर्टिकल होता है और जमीन के पैरेलल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। अब इस पे मैं एक और सरफेस रखता हूँ, ये दूसरा सरफेस हो गया। अब इस पे ये डस्ट रख दिया, कोई भी चीज़ रख सकते हैं। अब जो ऊपर वाला रजिस्टर है उसको हम ऊपर करते हैं अभी, तो अभी तक डस्ट नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो अब जैसे जैसे इसको ऊपर करूंगा तो एंगल बढ़ता जाएगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ देखो, ये एंगल देखो, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ये एंगल है। अभी एंगल कम है, एंगल कम है इसलिए नीचे नहीं गिर रहा है। अब मैं एंगल बढ़ाता हूँ। एंगल देख लो पहले, हॉरिजॉन्टल सरफेस नीचे वाला और ऊपर जो उठा रखा है मैंने उसके बीच का एंगल, एंगल देखो, क्योंकि अब मैंने इसको दूसरी तरफ करना है, फिर आपको एंगल दिखाई नहीं दे पाएगा। एंगल को अच्छे तरीके से देख लो। अभी मैं इसको ऊपर उठाता हूँ और देखना डस्टर की तरफ देखो। जब ये जस्ट नीचे चलने लग जाए उस टाइम देखो, ये देखो अभी नहीं चला, जस्ट चलने। अब देखो अभी भी, अब ये जस्ट चलने लग गया है। तो जस्ट जब चलने लग जाए तो ये एंगल ऑफ रिपोज है। जब ये जस्ट चलने लग जाए चलना शुरू करे, वो है एंगल ऑफ रिपोज। हॉरिजॉन्टल सरफेस और जो इंक्लाइंड सरफेस, जो ऊपर ये वाला जो सरफेस है ऊपर वाला, इसको कहते हैं इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब झुका हुआ। हॉरिजॉन्टल तो हो गया नीचे वाला, और ऊपर वाला इंक्लाइंड सरफेस। तो इसके बीच का जो एंगल है ये है हॉरिजॉन्टल, ये है एंगल ऑफ रिपोज। ये एंगल ऑफ रिपोज नहीं है, ये है जब जो ऊपर वाली चीज है जस्ट चलना शुरू कर दे, ये भी नहीं है एंगल ऑफ रिपोज, ये भी नहीं है। यहां पे चलना शुरू किया था उसने, जब वो चलना शुरू करे वो एंगल ऑफ रिपोज होता है। तो इसको एक्सप्लेनेशन से पहले रियलिटी में समझना जरूरी होता है कि रियलिटी में एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है। तो देखो एंगल ऑफ रिपोज रियलिटी में क्या होता है वो समझना जरूरी है। मान लो डायग्राम बना दिया और आपने डिराइव भी कर दिया, एंगल ऑफ रिपोज इतना होता है, tan थीटा होता है, लेकिन आपको रियलिटी में नहीं पता तो पता नहीं चल पाएगा, वो बात बन नहीं पाएगी। तो इसको जैसे ये इंक्लाइंड सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इसको जब मैंने ऊपर उठाया था ऐसे, तो जब ये जस्ट चलना शुरू करे, ये ब्लॉक है जो ऊपर रखी हुई वस्तु है, जस्ट चलना शुरू करे, तो उस टाइम इंक्लाइंड सरफेस और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच का जो एंगल है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, और उसे थीटा द्वारा लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं। अब ये लिखना क्या है आपने रजिस्टर में, वो तो मैं फोटोकॉपी भेजूंगा आपके पास, उसमें से लिखना है। अभी सिर्फ समझना है आपने इसको। तो ये देखो, ये ब्लॉक है जो ऊपर रखी ऑब्जेक्ट है, इसका जो वेट है, वेट का फॉर्मूला mg होता है। तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ऐसे कोई तिरछी चीज भी है तो उसका वेट, मान लो कोई तिरछी चीज ऐसे, उसका वेट ऐसे होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, 90 डिग्री पे होता है। देखो इस प्रकार होता है, mg होता है। इसको मैं जूम कर लेता हूं तो सही आपको दिखाई देगा, क्योंकि पहले डायग्राम को ध्यान से समझना जरूरी है। तो mg, अब mg के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
एक तो इसके 90 डिग्री पे ऐसे दो कंपोनेंट बनेंगे। याद करो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स वाला टॉपिक मैंने आपको करवाया था। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर दो होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। याद करो वो टॉपिक, तो वही यहाँ पे काम आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ सारी वीडियोस देखनी जरूरी है। एक भी वीडियो बीच में छूट गई तो दिक्कत आएगी, क्योंकि हर एक वीडियो की आगे कहीं ना कहीं यूज आपको मिलेगा। तो ये mg है। अब जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल बनेगा थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा बनेगा। तो एक कंपोनेंट तो हो गया ये, और एक कंपोनेंट हो गया ये वाला। अब एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट है उसको लिखते हैं कोस थीटा द्वारा। ये बन गया mg cos थीटा। एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट है mg cos थीटा, और जो दूसरी साइड वाला है वो बन गया mg sin थीटा। ये आपको कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में आपको बताया था डिटेल में, किस प्रकार ये कोस बना, कैसे ये साइन बना। वो हाइट एंड डिस्टेंस वाले फॉर्मूले इसमें लगते हैं। अब जो mg cos थीटा है ये ऐसे, ये वर्टिकली डाउनवर्ड तो mg है ऐसे, और ये mg cos थीटा। mg cos थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है नॉर्मल रिएक्शन r। ये आपके लिए नई चीज है, नॉर्मल रिएक्शन। ये आपने समझना जरूरी है। इसी कारण मैंने इससे पहले एक टॉपिक है उसको छोड़ दिया है अभी, क्योंकि उसमें नॉर्मल रिएक्शन का यूज था। तो पहले मैं ये करवा रहा हूँ, तो और जो छोड़ा है वो इसके बाद करवाऊंगा मैं, क्योंकि उसमें नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। वो टॉपिक आपको नहीं आता समझ में पहले। mg cos थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में r। अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इधर पीछे की तरफ लगता है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं चाहता कि कोई चीज मूव करे। फ्रिक्शन नहीं चाहता कि ये ब्लॉक मूव करे, वो खींचता है उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है। तो उल्टी डायरेक्शन में वो बन गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को F द्वारा लिखते हैं। तो ये 5-6 चीजें हो गई। ध्यान से एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं। एक तो ये एंगल ऑफ रिपोज, जितने पे ये इंक्लाइंड सरफेस और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच का जो एंगल है, ये एंगल ऑफ रिपोज थीटा द्वारा इसको लिखते हैं। एक तो ये होगा। एक वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे, और इसके mg के दो कंपोनेंट्स हो गए। एक तो थीटा के साथ, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। एक तो थीटा के साथ mg cos थीटा, और इसके 90 डिग्री पे mg sin थीटा ये वाला। और एक हो गया r नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में। एक हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो क्योंकि फ्रिक्शन वस्तु अगर आगे जा रही है तो फ्रिक्शन पीछे की ओर खींचता है उसको। फ्रिक्शन नहीं चाहता कि कोई चीज चले धरती पे। फ्रिक्शन तो ये चाहता है कि जो जहां है वहीं पे रहे, बस लॉकडाउन हो जाए, जो जहां है वहीं पे रहे, कोई कहीं ना जाए। फ्रिक्शन ये चाहता है। अब देखो ये एंगल ऑफ रिपोज कितना बनेगा वो मैं निकालता हूं। दो चीजें यहाँ पे बन जाएंगी। एक यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी यहीं पे निकल के आएगा। एक तो देखो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा कंपोनेंट। F इज इक्वल टू mg sin थीटा। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये वाला। और जो r है ये हो जाएगा mg cos थीटा। r इज इक्वल टू mg cos थीटा। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। अब इक्वेशंस को डिवाइड करना आता है आपको। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे, F/R।
और राइट साइड को राइट साइड से करेंगे mg साइन थीटा अपॉन mg कॉस थीटा। अब mg से mg कट गया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये क्या होता है, tan थीटा होता है। और जो f अपॉन r है ये म्यू होता है, f अपॉन r इज इक्वल टू म्यू। और म्यू क्या होता है, म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये नई चीज आपके लिए आई है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये म्यू होता है। तो ये तो हो गया म्यू। ये चीज आपने नीचे लिखनी है, इसके नीचे, क्योंकि मेरे पास तो स्पेस नहीं है ना, आपके पास स्पेस होगा तो ये चीज नीचे लिखनी है। तो ये जो है म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। एक तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का तो ये बन गया फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। तो म्यू की तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की तो डेफिनेशन बन जाएगी, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का जो टेंजेंट है उसके बराबर होगी। और एंगल ऑफ रिपोज के लिए देखो, एंगल ऑफ रिपोज के लिए ये जो tan है दूसरी तरफ जाके इनवर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 10th क्लास तक नहीं पढ़े आपने, अब 11th में पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये जो tan है दूसरी तरफ ले जाएं इसको तो tan इनवर्स हो जाता है। तो एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो जो थीटा है ये तो है एंगल ऑफ रिपोज। एक एंगल अल्फा भी होता है, अल्फा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये होता है अल्फा। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है ये tan अल्फा के बराबर भी होता है। म्यू है जो ध्यान से समझना है, tan अल्फा के बराबर भी होता है, और म्यू है जो ये tan थीटा के बराबर भी होता है। तो इसका मतलब ये भी म्यू के बराबर, ये भी म्यू के बराबर। तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan से tan कट जाएगा, तो इसका मतलब जो अल्फा है और थीटा के बराबर ये हो गया। यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ये बात भी समझनी है। ये भी आ सकता है प्रूव करना, प्रूव दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। और ये क्वेश्चन उसकी और में चलेगा। तो अगर ये आ जाए कि प्रूव दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, तो ये कंप्लीट आपको करना पड़ेगा और लास्ट में जाके ये आएगा। तो चलो आज इतना ही कर लो, इस वीडियो में इतना रहेगा। ओके, थैंक्स।